नमस्कार साथियों, CSTA कॉम्पिटिटिव लॉन्च पैड में आप लोगों को स्वागत है। आर्क वेल्डिंग शक्ति स्रोत का आज का अपना दूसरा क्लास है। पहला क्लास थ्योरी का था और MCQ का आज का अपना पहला क्लास है। ठीक है, इस तरह से आज का अपना दूसरा क्लास है। हम क्या लेसन वाइज चल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक लेसन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेसन का आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 75 या 77 टोटल क्वेश्चन है, जो कि अपन 25-25 करके अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अगर इस क्लास में अगर पहली बार जुड़ रहा है तो आपको एक बार बैक जो हमारा जो पहला क्लास है थ्योरी का, वो आप लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से क्या होगा, आप लोगों का MCQ लगाने में आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर आज का अपना। आज का अपना पहला क्वेश्चन MCQ का शुरू होता है। वेल्डिंग सेट में निम्न में से किस धारा का प्रयोग किया जाता है? जो वेल्डिंग जो सेट होता है, अब वेल्डिंग सेट ट्रांसफार्मर AC पकड़ो या DC पकड़ो, ठीक है, दोनों ही हमें उपयोग में धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, धारा का प्रयोग वेल्डिंग में सेट में, वेल्डिंग सेट AC और DC दोनों होती है। तो हमारा सही इसका आंसर क्या हुआ, C, A, B दोनों, क्योंकि देखो AC भी हमारा क्या है, वेल्डिंग सेट है, और DC भी हमारा क्या है, वेल्डिंग सेट में, और दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल AC का प्रयोग किया जाता है, हम रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हमें क्या करती है, वो DC कर देती है। ठीक है, तो A, B दोनों हमारा इससे आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? जो DC जो जनरेटर बोल रहा है, ट्रांसफार्मर में नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो अभी देखो, एक इंजन जनरेटर सेट होता है, एक मोटर जनरेटर सेट होता है, दोनों क्यों? अभी देखो आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे जो शादी ब्याह में जो घर में जो होता है, तो वहाँ पे जहाँ फंक्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो हम एक लेते ही है, प्लस एक क्या करते हैं, जनरेटर भी बुलाया जाता है कि लाइट अगर चला गया तो जनरेटर क्या करता है वो एक मोटर जनरेटर होता है। क्या होता है, उसमें एक डायनोमो लगा होता है, इंजन लगा होता है, और वो मोटर को चलाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोटर जनरेटर। क्या बोलते हैं, मोटर जनरेटर। तो उस वहाँ से भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो क्या हुआ, वो जनरेटर हमें हो रहा है। ठीक है, वहाँ से भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इंजन जनरेटर सेट, जो इंजन जनरेटर आप देखें, छोटा इंजन जनरेटर सेट होता है जिसमें डीजल वगैरह डाला जाता है, और वो यानी कि क्या करता है, उसमें मोटर ने इंजन, जैसे हमारा देखो 2 व्हीलर क्या है, इंजन है, क्या है, इंजन है, वहाँ से वो भी क्या करता है, अपना मोटर को चलाता है, चक्के को पहिया घुमाता है। तो ठीक है, वो भी एक क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 हमारे होते हैं। ठीक है, एक इंजन जनरेटर सेट होता है, एक मोटर जनरेटर सेट होता है। ये भी देखो, ये मोटर जनरेटर सेट वेल्डिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्या होता है, इसमें क्या करता है, डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ये चलता है, और ये वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जिसमें हम AC और DC दोनों मशीन को चला सकते हैं। इंजन जो जनरेटर सेट है, उसमें भी हम क्या करते हैं, डीजल का संयोजन करते होता है। इस प्रकार से संयोजन प्रयोग में वेल्डिंग में कार्य करता है। ठीक है, ये विद्युत जनरेटर, इसके अक्सर अल्टरनेटर को कहा जाता है। ठीक है, विद्युत ये भी है, विद्युत जनरेटर ये भी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, तो इसके आंसर से सही आंसर क्या है, 2 प्रकार के होते हैं DC जनरेटर सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। DC जनरेटर सेट AC ट्रांसफार्मर की अपेक्षा होता है। देखो ये बोल रहा है, DC जो जनरेटर सेट है, AC जो है ट्रांसफार्मर सेट से के अपेक्षा क्या होगा। देखो ये क्या होगा, महंगा होगा कभी भी, क्योंकि ये खर्चीला होता है। DC जो है जनरेटर सेट, उसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है DC, और AC जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी से लगा के हम कैसे भी वेल्डिंग उसमें हम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। ठीक है, उसको कैसे भी रखो, कितना भी चलाओ, उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो DC है, इसका जो प्रयोग किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और तथा टीन वेल्डिंग में अधिकतर किया जाता है। किसमें, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और टीन वेल्डिंग में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, B। ये कैसा होता है, महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखो, ये जो है DC जनरेटर सेट है। ठीक है, वेल्डिंग जो जनरेटर है ये DC सेट है। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं। आप लोगों को ये ब्लैक एंड व्हाइट है, बराबर नहीं दिखेगा, लेकिन जहां आप लोगों ने वर्कशॉप में अगर में कभी खुला भाग देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी आप लोग दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट एक ये आर्मचेयर होता है, ठीक है, पंखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं।
ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये विद्युत मोटर रोटर होता है, ठीक है, यहाँ पे रोटर है, और ये विद्युत मोटर स्टार्टर होता है। ठीक है, ये आमतौर पे जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कम्यूटेटर किसका बना होता है? जो कम्यूटेटर होता है किसका बना होता है? ये तांबे का। अधिकतर हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भाग है और मैकेनिकल भाग है, ये अधिकतर क्या होता है, जहाँ भी करंट का बात आती है तो क्या होता है कि तांबे का ही बना होता है। अधिकतर आप लोग इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कम्यूटर तांबे का बना होता है। ठीक है, जो कम्यूटर होता है वो तांबे का बना होता है। कम्यूटर ये तांबे का रिंग नुमा पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता होगा। ठीक है, इसलिए रिंग नुमा बना है, क्योंकि जितने भी आप लोग देखेंगे मोटर वगैरह जो होता है किसके होते हैं, कॉपर का कॉइल होता है। ठीक है, उसमें वायर लपेटे होते हैं। आमचोर के साथ ही सॉफ्ट पर लगा होता है। बराबर बात वही आ गया, आम हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आर्मचेयर का कंडक्टर जुड़े हुए होते हैं डीसी बनाने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, ये डीसी करंट को बनाने के लिए इसका आवश्यकता है, तो कॉपर का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ए। आप लोगों को इसलिए थ्योरी का आंसर लगा दिया जाता है क्योंकि आप लोग यानी कि सोचोगे कि ये हुआ क्यों, क्या एग्जैक्टली है, इसलिए आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को ये करा दिया जाता है कि आप लोग यानी कि कभी नोट भी कोई करना चाहे तो उसमें नोट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। किस जनरेटर सेट का प्रयोग दूर दराज के स्थान के लिए किया जाता है? ठीक है, किस जनरेटर सेट का प्रयोग दूर दराज स्थान के लिए किया जाता है? देखो इसमें क्या होता है, अपने को वहां जाना है जहां इलेक्ट्रिसिटी न हो, तो वहां पे कौन सा किया करें, डीसी जनरेटर सेट, उसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है, दो चीज़ें, एक तो जनरेटर भी लेना है प्लस मोटर भी लेके जाना है, तब हमें, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर भी लेके जाना है, तो वो 3-4 भाग को हमें वहाँ पे नहीं लेके जाना है। रेक्टिफायर सेट, तो रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेट भी हमारा क्या होगा, एसी से ही चलेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सी, क्या है, इंजन जनरेटर सेट। ये क्या है, इंजन जो है, इंजन के माध्यम से, उसमें डीजल के माध्यम से वो चलेगा, और उसी में क्या कर रहे हैं, जनरेटर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देगा। इसमें मोटर वोटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, इंजन जनरेटर सेट। देखो अभी यहाँ पे थ्योरी में भी आप लोग पढ़ेंगे तो वही चीज़ें मिलेगा। इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग दूर दराज स्थान के लिए किया जाता है। यह विद्युत की सप्लाई संभव नहीं होती है, जहाँ ये विद्युत की सप्लाई संभव नहीं होती है। जैसे मैं आप लोग बताया ना, दूर दराज खेत वगैरह में किसी का काम है, नया वर्किंग चल रहा है, खेत वगैरह में सेट लगाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी जनरेटर को विद्युत मोटर के स्थान पर डीजल इंजन द्वारा चलाया जाता है। जो डीसी जनरेटर है, विद्युत मोटर, उसको किसके माध्यम से, डीजल के माध्यम से चलाया जाता है। यह सेट महंगे होते हैं और इनको चलाने पर भी अधिक व्यय आता है। ये क्या होता है, महंगा भी होता है। देखो क्योंकि महंगा इसलिए होता है कि डीजल, उसको ले जाना, ट्रैवलिंग वगैरह ये, और इंजन पार्ट्स है तो कम ज़्यादा उसमें होते रहता है, मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, इसलिए ये खर्चीला होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इतना अगर मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोगों को सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में से किस मशीन के द्वारा विद्युत आर्क वेल्डिंग हेतु आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट व वोल्टेज की पूर्ति होती है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उचित मात्रा में। क्या बोल रहा है, उचित मात्रा में, जितनी आपको मात्रा चाहिए उतनी। तो किस में, देखो अभी यह देखा जाए तो अभी यहाँ पे देखो, डीसी जनरेटर सेट भी क्या करता है, आर्क वेल्डिंग में उपयोग होता है और आर्क बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इंजन जनरेटर सेट ये भी हमारे वेल्डिंग मशीन में और वेल्डिंग उपकरण में माना जाता है। मोटर जनरेटर सेट, तो हमारा तीनों सही आंसर है। तो इसके लिए हमारा सभी क्या होगा, सही हमारा इसका, इसलिए ये ऑप्शन के हिसाब से ये सभी क्या है, आर्क की ये पूर्ति करते हैं हमें। ठीक है, वेल्डिंग में। समझ में आ गया, चलो इसका सही आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टिग वेल्डिंग व सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग अधिक किया जाता है? किसका सबमर्ज, और देखो
आप लोगों को इससे पहले भी मैं बताया था समवर्ज आर्क वेल्डिंग में डीसी वेल्डिंग का डीसी जो जनरेटर सेट होता है उसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एम्पियर जो होती है क्या होती है तो एसी और ये मोटर जनरेटर, और इससे क्या होता है कि वो जो मोटर जनरेटर मतलब क्या हो गया, एसी कन्वर्ट हो गया। तो एसी के माध्यम से डीसी जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है। उसलिए हमें क्या करना है, समवर्ज आर्क वेल्डिंग और में हमें डीसी का उपयोग करना है। किसका? डीसी का। सही हमारा आंसर है डीसी। अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लो। डीसी जनरेटर सेट का प्रयोग समवर्ज आर्क वेल्डिंग तथा टीन वेल्डिंग में अधिक होता है। देखो समवर्ज आर्क वेल्डिंग में भी टीन क्या होती है, पतली होती है। कैसी होती है? पतली शीट होती है। उसके लिए हमें क्या होना, एम्पियर भी कम होना और कम होना। अगर हम एम्पियर अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, टीन में वेल्ड बराबर नहीं होगा, उसमें छिद्र पड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, टीन और ये डीसी वेल्डिंग। डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा महंगी होती है। देखो एसी मैंने आप लोग बताया था, एसी जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे भी उसको यूज करो वो सस्ता है और वो ज़्यादा टिकाऊ है, ठीक है। डीसी कैसे महंगी है। डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी डीसी जनरेटर कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखिए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। निम्न में से किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर ही सॉफ्ट पर फिट होते हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहा है किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर ही सॉफ्ट में फिट होते हैं। तो आप लोगों को देखे होंगे कि आप लोगों को जो जनरेटर होते हैं आमतौर पर उसमें ही मोटर भी वहाँ पे आप लोगों को सेट दिखता है, ठीक है। तो पूछ रहा किसमें भैया, किसमें होते सॉफ्ट में फिट होते हैं, मोटर जनरेटर सेट में। किसमें? हम मोटर और जनरेटर दोनों चाहिए। तो हमारा क्या इंजन जनरेटर में मोटर नहीं होता है, ठीक है। क्या करता है इंजन ही क्या करता है, सॉफ्ट को घुमाता है, ठीक है। तो ए बी तो दोनों होगा ही नहीं हमारा, इनमें से कोई नहीं है मोटर जनरेटर सेट है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थ्योरी भी देखना है, चलो देख लेते हैं। मोटर जनरेटर सेट वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली मशीन है, ठीक है। मोटर जनरेटर जो है सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। यह डीसी जनरेटर जो बिजली की मोटर के द्वारा चलाया जाता है। डीसी जनरेटर कैसे, बिजली के माध्यम से चलाया जाता है, ठीक है। क्या होता है डीसी पर जब तक उसको एसी नहीं मिलेगा तब तक वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। मोटर जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही सॉफ्ट से फिट होता है। देखो अभी मैंने आप लोग बताया ये चीज़ें क्या होता है, मोटर जनरेटर जो होता है एक ही सॉफ्ट में फिटिंग होती है, और इंजन जनरेटर क्या होता है कि वो इंजन में ही सॉफ्ट फिट हो जाता है, उसको अलग से नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। ये देखो डीसी जनरेटर में कौन सा भाग घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। जो डीसी जो जनरेटर होता है कौन सा भाग घूम के उत्पन्न करता है। ये हमारा डीसी जनरेटर है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्यूल लगाना है। ये हमारा इंजन है और ये मोटर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मोटर लगा है, और ये हमारा ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये अर्थ क्रैम्प है। ये हमारा डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर है। तो विद्युत कौन सा घूमता है, देखो अभी यहाँ पे घूमे दिखतेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को अंदर से दिखाया गया था, ठीक है। तो आमचौर कौन सा होता है, आमचौर। जब ये डायनोमो घूमता है तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा वेल्डिंग जनरेटर सेट है, अभी तक नहीं देखे होंगे तो देख लो भैया आप लोग, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा सेट एसी व डीसी दोनों प्रकार के करंट सप्लाई करती है। कौन सा करती है, एसी डीसी रेक्टिफायर। कौन सी करती है, एसी डीसी रेक्टिफायर करती है हमारी, ठीक है। सही आंसर इसका। चलो रेक्टिफायर आप लोग देखो, रेक्टिफायर क्या करती है, रेक्टिफायर जो होता है हमारा एसी लेती है और डीसी में कन्वर्ट करती है। और जो एसी मशीन होती है ट्रांसफार्मर, वो यानी क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा एसी करंट लेता है और डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसी को यानी कि और ट्रांसफार्मर अधिकतर क्या करता है, एसी टू एसी भी कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, और एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है। तो उसको रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य वही है, ठीक है। एसी को एसी में कन्वर्ट करना और रेक्टिफायर भी वही ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही यानी तैयार होता है, ठीक है। अब रेक्टिफायर तैयार कैसे होता है, उसके अंदर कुछ अलग से उपकरण लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वो उसको क्या करता है, डीसी में एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलो एसी डीसी रेक्टिफायर सेट एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा सप्लाई करती है। जो एसी डीसी जो रेक्टिफायर होती है ये कैसी करती है, एसी में भी, ये देखो मैंने अभी बताया आपको, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी टू एसी भी कन्वर्ट करता है और एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों प्रकार की सप्लाई उपयोग करती है। इनमें दोनों ही गुण सम्मिलित होती है। क्या होती है, इनमें दोनों ही गुण सम्मिलित होती है। कैसा होता है ये कैसे होता है, दोनों चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है, एक साथ होती है।
एसी ट्रांसफार्मर के समान इसमें पहले ही धारा एसी धारा की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, जो जो ट्रांसफार्मर है एसी ट्रांसफार्मर, इसकी अनुसार यानी कि आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है, जिसके बाद ये रेक्टिफायर यूनिट के अंदर से ले जाकर डीसी का भी धारा बदला जा सकता है। मैं आप लोगों को वही बताया, ये रेक्टिफायर यूनिट जो है उसके जो उपकरण है रेक्टिफायर के, उसको भी उसमें लगा दिया जाता है, जो कि उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और रेक्टिफायर का भी काम उसमें से ले लिया जाता है। ठीक है, चलो इतना समय आप लोगों को थ्योरी का और ये समझाया जाता है कि आप लोगों को कुछ डाउट्स नहीं होगा, उम्मीद आशा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्न में से किस सेट में आर्क स्थित होती है? जो ये 4 ऑप्शन दिया गया हो उसमें आप लोग पूछ रहा कि आर्क किस में होती स्थिर होती है। तो आप लोग बताया हूँ कि देखो एसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आर्क स्थिर होगा कि नहीं, अप डाउन होता है। कैसा होता है, अप डाउन होता है। जो एसी करंट कैसा होता है, अप डाउन होता है। तो रेक्टिफायर नहीं, हमारा जो डीसी जो जनरेटर सेट है इसमें क्या होता है, आर्क स्थिर होता है। तो रेक्टिफायर किससे होगा, एसी टू डीसी से होता है, तो इसलिए हमारा वहाँ पे नहीं होगा, उसमें नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, हमारा सही आंसर है ए। डीसी जनरेटर सेट में समय के साथ पोलरिटी नहीं बदलती। देखो बताया आप लोगों को, ये क्या करता है, डीसी जो जनरेटर सेट है ये दो ही उसमें टर्मिनल और एक ही दिशा में काम करेंगे, वो उसमें पोलरिटी चेंजेस का कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आर्क स्थिर रहती है। जो आर्क जो है हमारा जो करंट है वो कैसी रहती है, स्थिर रहती है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि डीसी है तो उसमें कोई चांस ही नहीं है। जबकि एसी जनरेटर सेट में समय के साथ पोलरिटी बदलती है। मैं आप लोग बताया एसी कैसी रहती है, अप डाउन, पोलरिटी क्या होती है, बदलते रहती है इसमें। ठीक है, कभी प्लस माइनस की ओर जाएगा, माइनस नेगेटिव की ओर जाएगा। ये आर्क स्थिर नहीं रहती, इसमें क्या रहता है, आर्क जो है स्थिर नहीं रहता है। आप लोगों को क्लियर हो गया अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है। देखो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है आप लोग देखे होंगे कि यानी कि अधिकतर क्या होता है, एयर कूलिंग वाला ही चलाया जाता है। ठीक है, ऑयल कूलिंग भी होता है। ऑयल कूलिंग में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो अभी पहला ऑप्शन देख के आप लोग थोड़ा सा स्माइल करेंगे क्योंकि देखो एक तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है और एसी का वहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो देखो एयर कूल ठीक है, फैन से होता है कूलिंग। हमारे जितने भी उपकरण आप लोग घर में यूज कर रहे होंगे उसमें भी देखे होंगे एक छोटा सा फैन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की हीट को बाहर फेंके। ठीक है, अथवा वाटर कूलिंग, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी उपकरण को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा, विस्फोट होगा, है कि नहीं, खराब हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद आते हैं वाटर कूल्ड। अभी देखो यही वाटर को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया तो दोनों हमारा ऑप्शन खत्म। ठीक है, तीसरा एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड होता है क्योंकि जितने भी आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे घर के बाहर जब आप लोग निकलेंगे, जो बिजली के जो खंभे लगे हैं, अगर आप लोग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर नहीं देखें तो आप लोग बिजली का खंभा देख लो। ठीक है, बिजली के खंभे पे जो ट्रांसफार्मर लगे उसके ऊपर में एक छोटा सा ना ऐसे देखे होंगे आप लोग टैंक बना होता है। ये ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे एक टैंक बना होता है। ठीक है, तो ये टैंक जो होता है ना, यहाँ पे देखेंगे वाल हो, ये टैंक में ना ऑयल भरा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग करता है। ये डायरेक्शन में ऐसे घूमते रहता है ऑयल, इसमें लेवल भरा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी देखो तीसरा आते हैं, तीसरा में ये हमारा सही आंसर है तीसरा। ठीक है, चौथे में एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड है, हमारा ये वाटर नहीं होना, इसलिए हमारा चौथा भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम थ्योरी पे। ठीक है, अब आते हैं हम थ्योरी पे। देखो एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड होता है। ऑयल कूल्ड से हमारा आग और शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, ऑयल जो होता है वो शॉर्ट सर्किट नहीं करता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। निश्चित समय के बाद ट्रांसफार्मर का तेल बदल देना चाहिए। जो निश्चित समय, अभी देखो आप लोग बता रहे ये ट्रांसफार्मर है, इसका भी ऑयल देखे होंगे आप लोग को कभी कभी बदला जाता है। ठीक है, जब हमारा उसमें भी ऑयल क्या होता है, देखो जितना जैसे हम चलाएंगे तो ऑयल भी क्या होता है, जैसे एक आमतौर पे एग्जांपल पे ले लो, आप लोगों के पास सभी के पास 2 व्हीलर बाइक होगा। 2 व्हीलर बाइक में या 4 व्हीलर बाइक में इंजन ऑयल बदला जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, काला हो जाता है और कुछ उसके लेवल कम हो जाते हैं, जल जाते हैं। वैसे ही इसमें भी वो जब हमारा वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है ऑयल कूल, जितना हम उसको चलाते हैं तो उसका ऑयल का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। क्यों? उसको जलता है। ठीक है, आग नहीं लगती, मतलब वो टेम्परेचर को क्या करता है,
ठंडा करते करते उसकी भी कुछ यानी कि कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और उसका उसका लेवल कम हो जाता है, उसको बनने की बरकरार रखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 250 घंटे चलने के बाद ट्रांसफार्मर का तेल को बदल देना चाहिए। यानी एक लिमिट बताया जा रहा है आपको कि 250 घंटे के बाद उसको तेल को बदलना चाहिए। ठीक है, एक विशेष प्रकार का तेल जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ये क्या रहता है, देखो हर एक ऑयल अलग अलग है। बाल में तेल लगाने वाला, खाना पकाने वाला तेल नहीं भर दिया जाता है, उसके सभी ऑयल जो है अलग अलग प्रकार के ऑयल बने होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यानी कोई भी ऑयल, कोई कोई होता है ना, बोलता है कि अरे जैसे अभी गाड़ी है, बोलते हैं पानी से भी चलता है, पानी से नहीं, पेट्रोल से और डीजल से चलती है ना, वैसे ही ऑयल जो है उसका हर प्रकार के अलग अलग ऑयल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कॉइलों को पूरा डुबो कर रखा जाता है। जो उसकी जो कॉइल है उसको क्या करते हैं, पूरा, मैं आप लोगों को अभी बताया, उसको पूरा कैसे कर किया जाता है, ट्रांसफार्मर को पूरा ऑयल से भर दिया जाता है कि वो उसका जो कॉइल जितने भी है वो किसमें हो, ऑयल में डूबे हो, और उसका यानी उसके ऊपर तक यानी कि ऑयल भरा जाता है। जैसे जैसे वो ऑयल कम होगा आपको वैसे ऑयल उसमें डालते जाना है, कि ये है खर्चीला होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, खर्चीला होता है। तेल इंसुलेटर का काम करता है, कैसा करता है, तेल जो है क्या करता है, इंसुलेट, ठंडा का होने का काम करता है। इसका हमारा सही आंसर क्या है, सी। ठीक, हमारा सही आंसर क्या है इसका, सी, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, चलो ये हमारा देख रहे हो, ये हमारा ऑयल कूल्ड है। ठीक है, और ये हमारा देखो यहाँ पे ये जो डालिया दिया एयर कूल्ड है, बट लेकिन आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा लगा दिया हूँ, दोनों एयर कूल्ड है, बट ये जो ढक्कन दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही ऑयल कूल्ड होता है। ठीक है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर भी आप लोगों को कभी दिखा देंगे खोल के। ठीक है, अभी तो हमारे वर्कशॉप में भी नहीं है फिलहाल, और कहीं आप लोग को देखे होंगे तो आप लोग कहीं गैरेज वगैरह में किसी के या वर्कशॉप में जाओगे ना तो आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, वो देख लेंगे वहाँ से आप लोग। ये जो ढक्कन है ना यहाँ पे खुलता है ऐसे, और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर जो लगी है वो पूरा कैसे करते हैं, ऑयल में डुबो दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डीसी वेल्डिंग है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था फेरस मेटल के लिए जो है उसके लिए, अलौह धातु के लिए, किसके लिए, अलौह धातु के लिए। ठीक है, चलो फ्यूजन वेल्डिंग में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डीसी वेल्डिंग सेट में पोलरिटी के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड का बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन निम्न में से कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो पोलरिटी होता है आप लोग बताएंगे, प्लस और माइनस जो चेंजेस होता है। ठीक है, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं पोलरिटी। ठीक है, इसको जो चेंजेस होते हैं इसको पोलरिटी। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर जो है बी है, 2/3 और -1/3 होता है। ठीक है, अभी इसके देखो, अभी 2/3 और 3/3 में क्या होता है, जो पावर का जो है एम्पियर जो है वो उसको यानी कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जो 100% जो हमारा जो एम्पियर है उसको क्या किया जाता है, दोनों भाग में बांट दिया जाता है। जो डीसी वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है, जो भी रहता है वो पॉजिटिव से ही निकलेगा और नेगेटिव से केवल अर्थ निकलेगा। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना है, 2/3 100 का इतना होता है और 1/3 इतना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को दिखा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। ये हमारा डीसी आर्क वेल्डिंग है, वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, ठीक है, चलो वेल्डिंग मशीन का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो वेल्डिंग मशीन का जो साइज है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो जो हमारा वेल्डिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, एक मिनट, ये हमारा वेल्डिंग मशीन है, इसका जो साइज है ये आप लोग साइज दिखा, किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, एम्पियर पे डिपेंड है। हमें जितना एम्पियर चाहिए उसके ऊपर ही हमारा सभी डिपेंड है। ठीक है, तो इनपुट एम्पियर नहीं, इनपुट में तो क्या ले रहा है, एसी करंट ले रहा है। हमारा एम्पियर कहाँ से निकल रहा है, आउटपुट, जो ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल है, एक मिनट, ये जो हमारा जो टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा टर्मिनल होता है। ठीक है, प्लस माइनस का, ये जहाँ से हमारा ये जो केबल निकला अभी, ठीक है, यहाँ से हमारा केबल निकला, ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा होल्डर हो गया। ठीक है, ये हमारा होल्डर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड,
तो ये जो आउटपुट जो आपको निकल रहा है इसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा आउटपुट कितना एम्पियर चाहिए, हमें कैसा वर्क के लिए चाहिए। जब हम छोटा वर्कशॉप खोलते हैं तो क्या करते हैं, हमें 4 इलेक्ट्रोड 4 mm 5 mm तक का इलेक्ट्रोड हम चला सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में हम जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे मोटे मोटे 20 mm 25 mm 30 mm तक के फ्लैट को जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्पियर की मात्रा ज़्यादा होगा। तो किस पे ऊपर डिपेंड करेंगे, वेल्डिंग मशीन का किसके ऊपर निर्धारित रहेगी, आउटपुट एम्पियर पे। सही है, हमारा आंसर क्या है, ए, आउटपुट एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता है। ठीक है, बेयर आर्क वेल्डिंग तो किस में किया जाता, नहीं किया जाता, डी, एसी आर्क वेल्डिंग में। किसमें, एसी आर्क वेल्डिंग में। बेयर वायर नंगे तार इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है वहां पे। ठीक है, नंगे तार का उपयोग किया जाता है। एसी वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि नंगा तार अगर एसी वेल्डिंग में करेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा टच होगा तो याद आ जाएगा, पूरा जो भी हमारा थ्योरी नहीं याद हो रहा होगा वो पूरे हमारे रिवाइज हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, एक बार नंगा तार को छू के देखेंगे तो काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को नंगा तार नहीं छूना है, इसलिए कि नंगा तार छुएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी को झटका लगेगा और हमें करंट लगेगा, हम उसमें चपेटे में आके मर भी सकते हैं, इसलिए हमें नंगा तार को एसी वेल्डिंग मशीन में नहीं छूना है। ठीक है, ये कॉमेडी था। जबकि नंगे तार, बेयर तार तथा लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड डीसी वेल्डिंग मशीन में आसानी से प्रयोग किया जाता है। डीसी में हम जो हमारा जो मैं आप लोग बताया, जो हमारा जो डीसी जो मशीन होती है उसमें इस प्रकार से कुछ भी नहीं, डीसी जो वेल्डिंग होती है क्या होती है, करंट उसमें कम होता है और एम्पियर ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे बॉडी को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता नंगा तार को छुए तो भी। ठीक है, लेकिन कैसे, हाई वोल्टेज डीसी को नहीं। ठीक है, ओनली एम्पियर चलेगा, वोल्टेज कम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग हेतु उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी होती है नॉन फेरस वेल्डिंग, अभी आप लोग बताया था इससे पहले भी। ठीक है, ठीक है, तो क्या कौन सी थी, डीसी वेल्डिंग। क्या थी, डीसी वेल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है, जो आर्क वेल्डिंग है उसमें यानी कि किससे, यानी कि टेम्परेचर ये होता है, जनरेट होता है, किससे होता है। देखो आर्क वेल्डिंग है, जाहिर सी बात है बैटरी से नहीं होगा, जल से भी नहीं होगा, यूरेनियम से नहीं होगा, विद्युत से होगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न में से क्या होता है, ये 4 में से आपको बताना है क्या होता है। देखो एयर कूल्ड में आप लोग बताया कम खर्चीला होता है और उसको कुछ जल्दी नुकसान नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में चुनना है, तो कम ड्यूटी साइकिल नहीं, जो एयर कूलिंग वेल्डिंग जो मशीन है मशीन की तुलना ऑयल कूल्ड मशीन, तो बता रहा ऑयल कूल्ड मशीन के अपेक्षा एयर कूल्ड मशीन कैसे काम करती है, तो आप लोग बता दिया हूँ। तो ये कम ड्यूटी नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी करेगी, तो उच्च ड्यूटी साइकिल, ये तो सही हमारा है। समान ड्यूटी नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमारा सही आंसर क्या है, बी। ये कैसे करते हैं, एयर कूल्ड जो ट्रांसफार्मर है उसको किसी भी कितना भी चलाइए उसको जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर देती है। लेकिन जो ऑयल कूल्ड है उसका क्या होगा, ज़्यादा चलाएंगे तो क्या बताया था आपको, 250 घंटे में आपको ऑयल चेंज करना है। उसके अतिरिक्त अगर ऑयल बीच में भी कम होता है तो आपको चेंजेस करना है। उसको ज़्यादा वर्क तक किए तो जब उसका ऑयल बॉयल हो जाता है तो उसको वेल्डिंग मशीन को बंद भी किया जाता है ठंडा होने के लिए, क्योंकि क्या करता है ऑयल जो है क्या करता है, कूलेंट का काम करता है। ठीक है, जब वही कूलेंट ही अगर पूरा गर्म है तो हमारा वेल्डिंग मशीन में आग भी लग सकती है या खराब भी हो सकती है, इसलिए उसको वो ज़्यादा खर्चीली है। ठीक है, और उसकी ड्यूटी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है, जो किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है। देखो डीसी जो वेल्डिंग मशीन है इसमें क्या होता है पता है, जो आर्क जो है इसमें क्या होता है कम होता है, तो इसमें क्या होता है आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होना ही होना है। ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ऐसी समस्या नहीं होती, क्योंकि उसमें कैसा होता है करंट और एम्पियर जो होता है हाई होती है, और एसी वेल्डिंग मशीन में भी होती है। हमारा डीसी जो है इसमें यानी कि संभावना ऐसी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो पोलरिटी की चुनाव गलत हो जाने पर, देखो पोलरिटी की चुनाव गलत हो जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है। सही बात है, यही हमारा सही आंसर है। अभी देखो जॉब तथा इलेक्ट्रोड समान दर में पिघलता नहीं,
क्योंकि पोलरिटी गलत होने के बाद क्या होगा, हमारा जब पोलरिटी जो प्लस और माइनस गलत हो जाएगा तो कभी भी आप लोग देखे होंगे कि उपकरण कैसे होते हैं, जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वही समझ लेके चलना है अपने को। जब हम भी घर पे कुछ उपकरण मेन और फेज और न्यूट्रल को अगर उल्टा करते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होने का, जलने की, खराबी होने की, और इसमें संभावना ज़्यादा होती है। धातु का बिखरना कम होना, नहीं, ये धातु का बिखरना किससे होता है, आर्क जब हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा रहता है तो उससे होता है। ठीक है, तो पोलरिटी से क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, अधिक गर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम थ्योरी में कुछ खास नहीं है। देखो ऋणात्मक सिरे पर देखो, यहाँ पे आप लोग पॉइंट पे जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उत्पन्न होती है डीसी वेल्डिंग सेट में जॉब की रचना का अनुकूल ध्रुवता होता है, चुनाव करना आवश्यक होती है, जबकि एसी वेल्डिंग सेट में ध्रुवता लगातार बदलने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको ये क्लियर मैं कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए स्ट्रेट पोलरिटी परिपथ में धारा का प्रभाव किस ओर होता है। जो स्ट्रेट जो पोलरिटी होती है उसमें धारा किस ओर होती है, जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर। अभी ये आप लोगों को ये जो बताए थे ना, आपको ये ट्रांसफार्मर हो गया, आपको पहला दूसरा क्वेश्चन जो बताया था उस पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जॉब से कैसे इलेक्ट्रोड की ओर ये स्ट्रेट पोलरिटी होता है। ठीक है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी का आपका वीडियो इससे पहले वाले लेसन में भी आपको हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट पोलरिटी में ये चार ऑप्शन में से क्या होता है, देखो बेस धातु भी पॉजिटिव से सिरा जुड़ा होता है। ठीक है, जो बेस धातु होता है पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रेट पोलरिटी में आप लोग बताया दो धातु होते हैं अपने, यानी दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट मतलब सिंपल वाला, रिवर्स में कैसा होगा, माइनस में इलेक्ट्रोड जुड़ जाएगा, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ठीक है, स्ट्रेट में अर्थ होता है। ठीक है, माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा सीधा ध्रुवता है, देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट ध्रुवता में हमें थोड़ा सा इस पर भी डाउट्स है, बट लेकिन ये रिवर्स और स्ट्रेट पोलरिटी मतलब क्या होता है, देखो इस पे बस फोकस देखना है। प्लस माइनस की टर्मिनल को चेंज कर दीजिए, आपका पोलरिटी चेंज हो गया। ठीक है, वह वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या किसका किया जाता है, देखो अभी रेक्टिफायर। ठीक है, किसका किया जाता है, अब ये रेक्टिफायर होता है क्या, अभी देखो कि क्या बोल रहा, किसका उपयोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पे आप लोगों को देखो, अभी ये रेक्टिफायर को याद रखने के लिए ना, ये क्वेश्चन को हरदम के लिए याद रखना है तो आप लोग, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर, हर जगह पूछा जाता है। और ये आप लोग 10 पेपर दोगे ना तो आपको मैक्सिमम 7 से 8 पेपर में ये क्वेश्चन 100% एक मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 अगर आप कभी दोगे तो नहीं मिलेगा, बट लेकिन ये मिलना ही मिलना है, इतना 100% मान के चलो। तो ये क्वेश्चन में डाउट भी होता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग मशीन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। जो एसी को है किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में। तो इसका एक ही ऑप्शन है रेक्टिफायर। अब बोलोगे सर ये रेक्टिफायर नहीं, हमको याद नहीं हो रहा, क्या हमको समझा नहीं क्या है। तो एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो हमारा जो मोबाइल का चार्जर देख रहे हो, मोबाइल का चार्जर सभी को घर में होगा और सबके पास मोबाइल है। वो जो चार्जर है वो क्या है, रेक्टिफायर है। क्या है, रेक्टिफायर। इतना याद रखना है कि आए मोबाइल का चार्जर हमारा रेक्टिफायर है। अब वो रेक्टिफायर कैसे है, तो देखो वो क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको बोर्ड में हम लगा दे रहे हैं, पिन में। ठीक है, लगा रहे हैं तो बोर्ड में क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, एसी करंट आता है हमारे घर में। वहाँ से हमें क्या कर, जब हम रेक्टिव चार्जर को लगा रहे हैं तो हमारा मोबाइल क्या करता है, 5 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो वो क्या कर रहा है, डीसी दे रहा है। क्या दे रहा है, हमारा डीसी। तो वो चार्जर क्या रेक्टिफायर है। अब तो याद रहेगा आप लोग को, हमारा चार्जर कैसा रेक्टिफायर। तो वेल्डिंग मशीन में जब भी पूछेगा कि एसी को डीसी सप्लाई में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर नहीं करते, जनरेटर भी नहीं करते, मोटर जनरेटर भी नहीं, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में प्राइमरी वाइंडिंग का पार्ट आर्क वेल्डिंग मशीन में फिक्स किया जाता है। किसका क्यों किया जाता है, रेक्टिफायर का। किसका किया जाता है, रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन में एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की करंट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर जो सेट है उसमें कैसा है, एसी डीसी दोनों का क्या उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इनमें दोनों ही गुण सन्निहित होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही गुण होते हैं। देखिए आप लोग ट्रांसफार्मर अपन
क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, मोबाइल चार्जर में भी AC भी हो रहा है DC भी हो रहा था, ठीक है। वही दोनों गुण इसमें कैसा है, ये है, ठीक है। आज के लिए हम 25 क्वेश्चन पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वेल्डर की क्लास इसी CST कॉम्पिटिटिव लॉन्च पैड में एक यूट्यूब में ऐसा जो क्लास है कि सबसे बेस्ट क्लास यही मिलेगा आपको, और ये हमारा ही क्लास है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी चैनल देखा और बच्चे भी आप काफ़ी देख के हमें फीडबैक देते हैं, सर आपका क्लास बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप लोग बता देता हूँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताइए। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ थ्योरी के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। अब और काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर थ्योरी, तो थ्योरी से कैसा होगा कि आपका थ्योरी तो हो जाएगा, बट लेकिन MCQ क्वेश्चन पे क्या इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैसा वो वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो हर एक पेपर में कैसे वर्ड चेंज होने से आपको थ्योरी तो आप लोग को नॉलेज है, बट लेकिन कैसा क्वेश्चन का आपका पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करा रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सके, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ ही चल रहा है, आपको सभी क्लास देखना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो उससे आप लोगों का पूरा ब्राइट हो जाएगा और आप लोगों का हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस भी रहेगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लेना है कि जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, थैंक यू।